संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हो गया और इस दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब हंगामे के बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही स्कूलों और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। और अब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में FIR दर्ज की है। बता दें कि FIR में सपा सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल रविवार को जिले में हुए बवाल के बाद संभल कोतवाली में दंगे को लेकर FIR दर्ज की गई और इसमें सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया और इसके साथ ही पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे हैं जिनकी जाँच की जा रही है। और संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 7 FIR दर्ज की गई है। इन सभी FIR में कुल मिलाकर 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी जो कि कल घायल हुए थे, उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जियाउर रहमान, बर्क और सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। बर्क को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और उसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और बर्क को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि वहाँ पर जो है सो कानून के अनुसार से काम हो रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद ही काम हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विदिन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विदिन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विदिन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद DM, SP और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से, साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना। जो FIR दर्ज की है उसका सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। मुझे अपने मुकदमे की इससे ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों की फिक्र है। उनकी फिक्र है जिन 5 मासूमों की हत्या हो गई, उनकी फिक्र है जिनके खिलाफ जो बेचारे आज घायल हैं दर्जनों की तादाद में। मुझे फिक्र है उन लोगों की जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ आगे को फर्जी कार्रवाई की जाएगी। मैं मांग करता हूँ, आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्पीकर साहब से भी मिले हैं और मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश है कि संज्ञान लेकर के उसमें सख्त कदम उठाएं। जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोग जो इस प्रदेश और देश के रक्षक हैं, उन्होंने हमारे मासूमों की हत्या की है और प्री प्लान तरीके से जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत अफसोस की बात है और आने वाले समय के लिए एक बहुत गलत मैसेज है। मैं चाहूँगा उनके खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ
हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मेरी मांग है सीओ संभल अनुज चौधरी, जिसने उसमें अहम रोल रहा है, और सीओ के साथ साथ चाहे एसपी हो, डीएम हो, किसी का रोल सही नहीं है। मैं चाहता हूं इनके खिलाफ जांच हो और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, जिससे कि हक और इंसाफ मिले और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है।
जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं। उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहां पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया। उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा सेक्टर में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। देखिए, अभी तो फिलहाल संभल में स्थिति एकदम शांत है। वहाँ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बाजार खुले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो खास तौर पे जो एरिया जहाँ पे बवाल हुआ था वहाँ पे भी कुछ दुकानें बंद हैं, अदरवाइज बाहर स्थिति एकदम सामान्य है। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी FIRs होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई, और उसमें आपको पता ही है कि कई सारे लोग घायल हुए, करीब 4 डेथ हो चुकी उसमें, और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो अभी स्थिति एकदम सामान्य है, कोई लगातार मामले पर निगरानी भी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे अब कोई ऐसी चीज आएगी। सर, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आई हैं, क्या अभी पता लगा है किस तरीके से उनकी डेथ हुई है, जिन लोगों की डेथ हुई है, और क्या स्थिति जो आसपास में अभी इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद किया हुआ है, कब तक सामान्य होने की उम्मीद अभी लग रही है? गणमान्य लोगों से भी बात कर रहा है प्रशासन। देखिए, इस मामले में निरंतर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस कारण से वहां पर इंटरनेट पर रोक लगी है, और अफवाहें अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों से फैलाई जा रही हैं। जैसे वहां पर मस्जिद के सामने गाड़ियों में आग लगाई गई,
पीछे से मस्जिद के धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इसको अलग तरीके से उस पिक्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। मस्जिद के ऊपर पथराव उसी भीड़ ने किया। मस्जिद को क्षति पहुंची कि नहीं इसका आकलन अभी बाकी है, उसको बाद में करेंगे। पर अनायास ही वहां पर खड़ी गाड़ियों को जलाया गया, अनायास ही वहां पर लोग इकट्ठा हुए जिसकी कोई वजह नहीं थी। वहां पर पूरी चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के जरिए होती है, इकट्ठा होकर पत्थरबाजी के जरिए नहीं। तो निश्चित रूप से उनको उकसाया गया इस बात के लिए। अगर लोग संजीदा थे इस मामले को लेकर तो ऊपर भी कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहां पर ये काम किया जा सकता था। पर ये जानबूझ के पूरी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। संयोग से हमने बहुत समय रहते इसको कंट्रोल कर लिया। अफसोस की बात है कि उसमें जाने भी गई, लोग घायल भी हुए और आगे से ऐसी चीज न हो इसके लिए प्रॉपर एहतियात बरती जा रही है। एनएसए की कार्रवाई या जो इसमें जो भी है, मैंने कहा था कि सख्ती से कार्रवाई होगी। इसमें एफआईआर तो हुए ही हैं, बरामदगी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जिक्र आपने किया उसमें देसी बंदूक का इस्तेमाल, जिस देसी बंदूक पे जो वो छर्रे इस्तेमाल होते हैं, जो गोलियां इस्तेमाल होती हैं, उनकी अभी तक बात आई है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रैंक से भी गोली मारी गई है। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली अगर मारी जाएगी तो वहां तो आप सबको पता है कि वहां पुलिस तो मौजूद नजदीक में तो थी नहीं, दूर दूर पुलिस थी। पूरी वीडियोग्राफी सारी चीजें आई हैं, तो उसमें इस बात की भी तहकीकात की जाएगी, जांच होगी आगे। और जैसे जैसे मामले निकलते जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, सबसे जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इसमें जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाएंगे।